जब भी बस्तर का नाम आता है ना, तो अक्सर दिमाग में सिर्फ घने जंगल या फिर कुछ चुनिंदा सुर्खियों की ही तस्वीर उभरती है। हाँ, बिल्कुल यही आम धारणा है। लेकिन आज के इस गहन अध्ययन के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, मतलब खासकर जो राज्य लोक सेवा आयोग और व्यापम जैसी कड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं, हाँ, वो एकदम ही अलग कहानी बयां करते हैं। और वो कहानी बहुत ही रोचक है। बिल्कुल, मतलब इन दस्तावेजों को जब मैंने देखा तो पता चला कि इसी बस्तर में पूरे एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी मौजूद है ना? कमाल की बात। बहुत ही अद्भुत है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों और आंकड़ों को बांटना नहीं है, बल्कि इतिहास, भूगोल और संस्कृति के इन टुकड़ों को जोड़कर बस्तर की एक ऐसी सजीव तस्वीर तैयार करना है जो हमेशा के लिए जहन में बस जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें बस्तर के विरोधाभासों को समझना होगा। आमतौर पर जब हम किसी जिले का अध्ययन करते हैं तो वो महज कुछ प्रशासनिक सीमाओं का विवरण लगता है, लेकिन बस्तर के इन नोट्स से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी पूरी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हों। दस्तावेजों में इसे अक्सर साल वनों का द्वीप और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है। साल वनों का द्वीप, ये नाम ही अपने आप में बहुत विजुअल है ना? ये कोई अलंकार नहीं है, बल्कि उसके विशाल प्राकृतिक स्वरूप को दर्शाता है, जहां साल के पेड़ मतलब एक अंधीन समुद्र की तरफ फैले हुए हैं। और अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को देखें तो ये सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुदृढ़ रियासत रही है। नोट्स में काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव का जिक्र प्रमुखता से आता है, जिन्होंने यहाँ अपने शासन की नींव रखी थी। और आजादी के वक्त का दौर भी बहुत अहम है। जब रियासतों का एकीकरण चल रहा था, तब बस्तर के शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव ने भारत संघ में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, क्योंकि बस्तर का क्षेत्रफल इतना विशाल था कि इसका सीधा असर हमारे देश के नक्शे पर पड़ना तय था। उसी विशाल क्षेत्रफल के कारण ही इसका प्रशासनिक सफर इतना बदलाव भरा रहा है। 1948 में जब बस्तर एक मात्र जिले के रूप में अस्तित्व में आया, ये देश के सबसे बड़े जिलों में से एक था। इतने बड़े भूभाग को एक जगह से संभालना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। इसीलिए समय के साथ इसे तराशा गया। परीक्षा के नजरिए से यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दर्ज है। 1998 में इसका पहला बड़ा विभाजन हुआ, जिससे कांकेर और दंतेवाड़ा बने। बिल्कुल सही। लेकिन प्रशासनिक जरूरतें यहीं खत्म नहीं हुई। विकास को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए 2012 में एक बार फिर पुनर्गठन हुआ और कोंडागांव तथा सुकमा को अलग जिले का दर्जा मिला। इतने विभाजनों के बावजूद बस्तर का जो हृदय है, मतलब उसका मुख्यालय जगदलपुर, वो आज भी अपनी ऐतिहासिक धमक बनाए हुए है। जगदलपुर की बनावट को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य मुझे मिला। वो चौराहों वाले शहर की बात? हाँ, वही। काकतीय राजा रुद्र प्रताप देव ने इसे एक बेहद सुनियोजित तरीके से बसाया था। इसे चौराहों का शहर या सिटी ऑफ इंटरसेक्शंस कहा जाता है। ये सोचना वाकई अद्भुत है कि उस दौर में भी अर्बन प्लानिंग को लेकर इतनी स्पष्ट सोच थी। और ये शहर प्रसिद्ध दलपत सागर के ठीक पास स्थित है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से इस शहर और पूरे जिले की स्थिति रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। अगर हम बस्तर की सीमाओं को देखें तो पूर्व में ओडिशा राज्य है, उत्तर की तरफ नवगठित कोंडागांव है, दक्षिण में सुकमा है और पश्चिम दिशा दंतेवाड़ा तथा बीजापुर से घिरी हुई है। इन सबको एक साथ बांधने का काम करती हैं यहाँ की सड़कें, विशेषकर नेशनल हाईवे 30, जिसे जिले की जीवन रेखा बताया गया है। परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए इन सड़कों और उन पर बसे कस्बों को याद रखना काफी मुश्किल होता है, लेकिन नोट्स में इसके लिए एक बड़ा मजेदार फॉर्मूला है, B3। हाँ, ये नेशनल हाईवे 30 पर स्थित प्रमुख स्थानों को दर्शाता है, बकावंड, भानपुरी और बस्तर। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान ट्रिक है। ऐसी ट्रिक्स से सूखे तथ्य याद रखना आसान हो जाता है। वैसे प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्तमान में बस्तर जिले को कुल 7 तहसीलों में बांटा गया है। जगदलपुर, बस्तर, बकावंड, लोहंडीगुड़ा, तोकापाल, दरबा और बास्तानार। इन तहसीलों के भीतर जो समाज बसता है ना, असल में वही बस्तर की रूह है। 2011 की जनगणना के आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि एक अलग तरह की सामाजिक संरचना की कहानी कहते हैं। कुल आबादी करीब 8,34,000 है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आबादी का लगभग 70% हिस्सा जनजातीय समुदाय का है। साक्षरता दर लगभग 53% है, जिसमें पुरुषों की 63 और महिलाओं की करीब 43% है। ये आंकड़े प्रथम दृष्टि सामान्य लग सकते हैं, लेकिन इसी डेटा में एक ऐसा बिंदु है जो विकसित महानगरों को भी आईना दिखाता है। आप लिंगानुपात की बात कर रहे हैं? बिल्कुल।
वो आंकड़ा है 1017, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं। देश के कई हिस्से जहां कन्या भ्रूण हत्या जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहां एक आदिवासी बहुल क्षेत्र का ये आंकड़ा महिला सशक्तिकरण की कितनी सशक्त तस्वीर पेश करता है। यह आंकड़ा इस बात का ठोस प्रमाण है कि जनजातीय समाजों में महिलाओं को केवल समान अधिकार ही नहीं बल्कि एक विशेष सम्मान प्राप्त है। सही कहा। उनका जो सामाजिक ढांचा है वो महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरा है। चाहे वो कृषि हो, वनोपज इकट्ठा करना हो या पारंपरिक निर्णय लेना हो, हर जगह महिलाएं केंद्र में हैं। जिसे अक्सर मुख्य धारा के विमर्श में नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल। और इसी समाज को सदियों से पोषित करने वाली एक प्राकृतिक जीवन रेखा भी है, इंद्रावती नदी। इंद्रावती सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि ये बस्तर के लोकगीतों और मान्यताओं में गहराई से रची बसी है। इसका सफर बहुत दिलचस्प है। ये ओडिशा के मुंगेर पर्वत से निकलती है और बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर होते हुए अंततः भद्रकाली के पास विशाल गोदावरी नदी में मिल जाती है। और ये बस्तर संभाग को लगभग 2 समान हिस्सों में बांटती है। रास्ते में इसे कई सहायक नदियां भी मिलती हैं, जैसे नारंगी, बागेड़ी, कोटरी, निब्रा और गुडरा। ये सब मिलकर उस इकोसिस्टम को बनाते हैं जो बस्तर के जंगलों को हरा भरा रखता है। जब इंद्रावती नदी लोहंडीगुड़ा ब्लॉक से गुजरती है तो इसका शांत प्रवाह अचानक एक भव्य रूप ले लेता है और यहीं जन्म होता है चित्रकोट जलप्रपात का, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। हाँ, और ये सिर्फ एक उपमा नहीं है। चित्रकोट सचमुच भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसकी एक खासियत जो इसे बहुत अलग बनाती है वो है मौसम के साथ इसके पानी का रंग बदलना। ये बहुत ही अद्भुत प्राकृतिक घटना है। मानसून में जब उफान होता है तो ये मिट्टी के रंग के साथ एकदम मटमैला और खौफनाक दिखता है, लेकिन सर्दियों में इसका पानी बिल्कुल दूधिया सफेद और शांत हो जाता है। चित्रकूट के अलावा यहाँ मुनगा बहार नदी पर बना तीरथगढ़ जलप्रपात भी है। मुनगा बहार कांगेर नदी की सहायक नदी है। तीरथगढ़ की बनावट थोड़ी अलग है ना? हाँ, तीरथगढ़ की सुंदरता चित्रकोट से बिल्कुल अलग है। यहाँ पानी किसी एक ऊंची चट्टान से सीधे नीचे नहीं गिरता, बल्कि सीढ़ीनुमा संरचनाओं से टकराता हुआ कई स्तरों में नीचे आता है। इसे कैस्केड कहते हैं। इसके साथ ही कांगेर धारा, तांबड़ा घूमर और चित्रधारा जैसे प्रपात भी इस इलाके को प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग बनाते हैं। अब कांगेर नदी की बात चली है तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करना तो बनता है। 1982 में स्थापित ये उद्यान सिर्फ 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो इसे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। लेकिन इसका महत्व इसके आकार से कहीं ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा। पारिस्थितिकी के नजरिए से ये इतना समृद्ध है कि इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब वो संरक्षित क्षेत्र जहां पौधे और जानवरों को उनके एकदम प्राकृतिक माहौल में बचाया जाता है। हाँ, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। हालांकि अब ये उस आधिकारिक सूची का हिस्सा नहीं है, लेकिन महत्व वही है। ये छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का प्रमुख संरक्षण केंद्र है। और शायद भैंसादरा भी यही है। बिल्कुल। कांगेर नदी में भैंसादरा नामक स्थान मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है। इसी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर जमीन के नीचे एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया है, बस्तर की गुफाएं। इनमें कोटमसर गुफा सबसे प्रमुख है, जिसे 1950 के दशक में प्रोफेसर शंकर तिवारी ने खोजा था। हाँ, ये चूना पत्थर से बनी है और भारत की सबसे गहरी गुफाओं में से एक है। अंदर इतना अंधेरा होता है कि यहाँ की इकोलॉजी ने खुद को उसी हिसाब से ढाल लिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ पाई जाने वाली अंधी मछलियाँ। ये एवोल्यूशन का कितना शानदार उदाहरण है। हजारों सालों में सूरज की रोशनी ना मिलने के कारण इनकी आंखों की जरूरत ही खत्म हो गई। कोटमसर के अलावा कैलाश गुफा भी अपने स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट के लिए मशहूर है। आसान भाषा में कहें तो खनिज मिला हुआ पानी जब हजारों सालों तक टपकता है तो वो ठोस आकृतियां बन जाता है। इसके अलावा दंडक गुफा, जिसे रामायण काल से जोड़ा जाता है, और अरण्यक गुफा भी इसी धरोहर का हिस्सा हैं। प्रकृति ने बस्तर को जो दिया है वो अनूठा है, और ये बात जमीन के नीचे छिपी खनिज संपदा पर भी लागू होती है। हीरा उत्पादन में पूरे राज्य में तोकापाल एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां हीरे के भंडार हैं। किम्बरलाइट चट्टानों में। हाँ, किम्बरलाइट चट्टानें जो अत्यधिक दबाव के कारण पृथ्वी की गहराई से ऊपर आती हैं। हीरे के अलावा बॉक्साइट भी प्रमुख है, जो आसना तारापुर और कुदारवाई में मिलता है।
दरभा घाटी में अभ्रक मिलता है और माचकोट तथा जीरा गांव चूना पत्थर के ले जाने जाते हैं। इसे याद रखने के लिए भी नोट्स में एक शानदार काव्यात्मक पंक्ति है। हीरा है तोकापाल में, बॉक्साइट आसना के जाल में। क्या बात है! ऐसे स्मृति सूत्र जटिल डेटा को दिमाग में स्थिर करने में बहुत मददगार होते हैं। खनिज संपदा के साथ साथ बस्तर की अर्थव्यवस्था वनोपज और कृषि पर भी टिकी है। वो इमली मंडी जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, वह जगदलपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी? बिल्कुल, जो हजारों आदिवासी परिवारों की आजीविका का केंद्र है। इसी के साथ दरभा क्षेत्र में बस्तर कॉफी का नया प्रयोग हो रहा है। कॉफी की खेती बस्तर की एक नई आर्थिक पहचान बना रही है। कोसा सिल्क और काजू अनुसंधान केंद्र भी तो हैं। हाँ, और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के भी गंभीर प्रयास हुए हैं। 1972 में जगदलपुर में नृविज्ञान संग्रहालय स्थापित किया गया था, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। हाँ, और हाल ही में आसनावंड में बादल यानी बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर की स्थापना हुई है, जिसका उद्देश्य पीढ़ियां से चली आ रही मौखिक कला और साहित्य को सहेजना है। ये संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आता है, जो जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए है। गोंड, माड़िया, मुड़िया, भतरा और धुरवा जैसी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। इनकी सामाजिक संरचना में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आधुनिक समाजशास्त्रियों को भी हैरान करती हैं। जैसे मुड़िया जनजाति की घोटुल प्रथा। घोटुल को लेकर बाहर के लोगों में अक्सर भ्रांतियां रहती हैं। लोग इसे सिर्फ एक युवा गृह या डॉर्मेट्री समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नोट स्पष्ट करते हैं कि घोटुल असल में एक व्यवस्थित सामाजिक शिक्षा केंद्र है। यहाँ युवा एक साथ समय बिताते हैं, अनुशासन सीखते हैं और भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार करते हैं। एक तरह का जीवन विद्यालय है ये। बिल्कुल। इसी तरह माड़िया और मुड़िया जनजातियों में मृतक स्तंभ या गुड़ी बनाने की परंपरा है। मैंने हेयर्स। हाँ, किसी के निधन के बाद उसकी याद में बड़े बड़े पत्थर गाड़े जाते हैं। ये पूर्वजों को प्रकृति के बीच एक स्थायी रूप देने का बहुत दार्शनिक तरीका है। दैनिक जीवन में सेल्फी और लांदा जैसे पारंपरिक पेय और ढोकरा तथा टेराकोटा जैसी शिल्पकला इस समाज की रचनात्मकता को दर्शाती हैं। यही रचनात्मकता बस्तर के त्योहारों में अपने चरम पर दिखती है, जैसे बस्तर दशहरा, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। 75 दिनों तक चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा त्योहार, जिसे 15वीं शताब्दी में काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव ने शुरू किया था। और इसमें रावण का दहन नहीं होता, बल्कि ये मां दंतेश्वरी की आराधना है। इसकी रस्में बहुत अनोखी हैं। पाट यात्रा से शुरुआत होती है, जिसमें रथ के लिए खास लकड़ी लाई जाती है। फिर कांचन गादी की रस्म होती है, जहां एक छोटी बच्ची को बेल के कांटों से बने झूले पर बिठाया जाता है। माना जाता है कि देवी उसमें प्रवेश करके पर्व की स्वीकृति देती हैं। और समापन मुड़िया दरबार के साथ होता है, जहां राजा और प्रजा एक साथ बैठकर समस्याओं पर संवाद करते हैं। दशहरे के अलावा गोंचा पर्व भी है, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। और इसमें तुपकी चलाने की परंपरा है। हाँ, वो बांस की बंदूक जिसमें पेंगू नाम के जंगली फल को गोली की तरह इस्तेमाल करके सलामी दी जाती है। मड़ई मेला और पशुधन की पूजा का दियारी पर्व भी यहाँ के प्रकृति प्रेम को दिखाते हैं। ये परंपराएं बस्तर की नींव है, लेकिन ये जिला सिर्फ अपने अतीत में कैद नहीं है। ये तेजी से एक आधुनिक भविष्य की तरफ भी बढ़ रहा है। विकास का एक बड़ा प्रतीक नगरनार का स्टील प्लांट है, जो NMDC द्वारा संचालित है। ये भारी उद्योग औद्योगिक परिदृश्य को बदल रहा है। और बस्तर विजन 2047 के तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। जगदलपुर में मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट का खुलना कनेक्टिविटी के लिए बड़ी छलांग है। पर्यटन के लिए भी नए रास्ते खुले हैं। होम स्टे के जरिए सैलानी सीधे आदिवासी गांवों में रुककर संस्कृति को महसूस कर सकते हैं। इस पूरे अध्ययन के बाद एक बहुत ही गहरी तस्वीर उभरती है। बस्तर कोई एक आयामी जगह नहीं है। यहाँ दो अलग अलग युग समानांतर चल रहे हैं। एक तरफ लाखों साल पुरानी कोटमसर गुफाएं और घोटुल जैसी प्राचीन संस्थाएं हैं, और दूसरी तरफ धधकता हुआ नगरनार स्टील प्लांट और उड़ान भरते हवाई जहाज। दोनों दुनियाओं का ये सामंजस्य ही बस्तर की असली कहानी है। अक्सर माना जाता है कि आधुनिकता के लिए अपनी जड़ों को खोना पड़ता है, लेकिन बस्तर इसे गलत साबित कर रहा है। बिल्कुल। जिस तरह से बस्तर अपनी पहाड़ी मैना को बचाते हुए, अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को सहेजते हुए आधुनिक लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहा है, क्या ये पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण नहीं है? सोचने वाली बात है। क्या सच्चा विकास वही नहीं है जहां एक आदिवासी होम स्टे और एक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट
एक ही इकोसिस्टम में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मौजूद रह सकें? यह एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। और इसी विचार के साथ बस्तर के इस बहुआयामी अध्ययन को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के किसी नए विषय के साथ फिर चर्चा होगी।